हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही शानदार वीडियो में आपका स्वागत है फिर से एक बार और। क्या आप कभी सोचा है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? ये सिर्फ राजा राजाओं की कहानियां नहीं, ये हमारी पहचान है। ये वो सबूत है जो मिट्टी के नीचे दबे हैं। ये वो मंत्र है जो रिंग बेज में गूंजते हैं। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ सिक्कों और अभिलेखों पर खुदी हुई है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपको पता चलेगा इतिहास किसे कहते हैं, ब्राह्मणी लिपि कैसे पढ़ी गई, पुरातात्विक स्रोत और वेदों की असली ताकत क्या है। और हाँ, इस पूरे सीरीज के नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस का मॉक टेस्ट और पीडीएफ अवेलेबल है। और आप इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, यहाँ पे थ्योरी क्लास कराने के बाद मॉक टेस्ट कराया जाता है। मॉक टेस्ट के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके थ्योरी पढ़े हुए थ्योरी को ऑब्जेक्टिव टाइप पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने स्ट्रेटेजी को और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है आज इतिहास, सरल और संपूर्ण जानकारी। आज ये इतिहास का पहला वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी सीरीज को हम लोग स्टार्ट करके रखेंगे। और इतिहास इतिहास एक ऐसा टॉपिक है, यानी ऐसा चैप्टर है, ऐसा मतलब सिलेबस है जो एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, एमटीएस हो, या किसी भी सरकारी स्कूल या मतलब स्कूली एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, उसमें इतिहास आना जरूरी है। और इतिहास हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास के बारे में आज बात करेंगे और यहाँ पे सटीक और बिल्कुल सरल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास यानी इतिहास तीन शब्दों से इति हा जोड़ आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विगत रूप से ऐसा हुआ। देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ होता है विगत रूप से ऐसे हुआ, ठीक है, विगत रूप से ऐसे हुआ। आगे बात करते हैं यहाँ पे, क्या है इतिहास? यानी अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्या? इतिहास की जो परिभाषा है क्या है कि अतीत की घटनाओं को अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। है क्या? इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के जनक में माना जाता है। कह रहे हैं हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है, हेरोडोटस द्वारा लिखा गया जो पुस्तक का नाम था, उसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतिहास का परिभाषा देता है और इतिहास को मतलब उजागर करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि भारत में इतिहास शब्द हिस्ट्री, यानी भारत में इतिहास शब्द हिस्ट्री से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हिस्ट्री से लिया गया है, जो ग्रीक शब्द का हिस्टोरिया शब्द से बना है। यानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, क्या? हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री यानी इतिहास। बात करते हैं, हिस्टोरिया का अर्थ होता है अनुसंधान, ठीक है। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक एक प्रश्न आपको बताते चलेंगे कि कैसे इससे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको बहुत ही फनी वे में याद करते चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास को ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में, क्या कि ऐतिहासिक स्रोत बताइए, यानी इतिहास के जानने के मुख्य दो स्रोतों का वर्णन कीजिए। इतिहास के मतलब क्या है, इतिहास के स्रोत मतलब बताइए। इसमें मतलब बहुत सारी चीजें आता है। इसमें ये बहुत ही ध्यान, अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की तीन महत्वपूर्ण स्रोत है। कितने स्रोत है? तीन महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें दो का बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्या है? पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है यहाँ पे विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बारी बारी से इसमें सारी चीजों में चर्चा करेंगे और हम इसको बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पे देखिए, अभी हम बात करते हैं क्या, अब पुरातात्विक स्रोत, पहला पॉइंट को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, कह रहे हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन भारत के, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। कह रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण प्रमाणिक साधन है। पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण प्रमाणिक साधन है। इन्हें प्रमुख है, यानी इनमें से क्या है? प्रमुख है, जैसे उपकरण, वास्तुशिल्प, स्तंभ, मूर्तियां, सिक्के, मुद्राएं, मिट्टी के पात्र, औजार, अस्त्र शस्त्र, कब्रें, भवनों के अवशेष इत्यादि। यानी सब क्या है, हमें मतलब इसको याद रखिए, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो खुदाई के दौरान मिलते हैं, यानी खुदाई के दौरान जो वस्तु प्राप्त होती है, जो चीजें प्राप्त होती है, उसका अध्ययन करना ही पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। उसी के अध्ययन से हम लोग जो मतलब हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, क्या? पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक अध्ययन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। पहला होता है लंबवत, लंबवत, और दूसरा होता है क्षैतिज, यानी भार्टिकल्चर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, भार्टिकल और हॉरिजेंटल। बात करते हैं लंबवत में, क्या है? पृथ्वी के नीचे किसी वस्तु का काल मानक का अध्ययन किया जाता है, यानी किस पृथ्वी के नीचे किसी वस्तु का काल मानक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? लंबवत उसको बोलते हैं। और उसके बाद क्षैतिज के बारे में करते हैं। तो क्षैतिज क्या है? पृथ्वी की सतह में किसी वस्तु की स्थानिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है,
उसे हम क्षैतिज कहते हैं, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, कह रहे कि 1861 में, कब? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, 1861 ईस्वी में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया था, और वही सबसे पहले क्या हुआ था, वहाँ के महानिदेशक बने थे। उन्होंने भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है जी? भारतीय पुरातात्विक के जनक। प्रश्न कैसे आएगा? भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। वैसे प्रश्न आएगा, इससे बनेगा, और प्रश्न बनेगा क्या? पुरातात्विक सर्वेक्षण के विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। इन सारे चीजों को, सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको यहाँ पे क्यूज में करा दिया जाएगा, वहाँ पे आप मॉक लगा सकते हैं इसके जाके, और इससे क्या होगा, आपका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट के बारे में। अब बात करेंगे हम अभिलेख, ठीक है, क्या बात करेंगे? अभिलेख। अभिलेख में क्या है कि शिलालेखों के अध्ययन को तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिलालेखिक लेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, यानी इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। आगे बात करते हैं, क्या क्या भारत में उपलब्ध प्रमुख शिलालेख। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में उपलब्ध प्रमुख शिलालेख जो है, बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या रहेगा? स्तंभ, गुहाएं, ताम्रपत्र, मुद्राएं, धातु पत्र, सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। यानी भारत में बहुत सारे शिलालेख है, जो कहाँ कहाँ मिले हैं जी? स्तंभ पे, गुहाए पे, ताम्रपत्र पे, मुद्राएं पे, धातु पत्र पे, सिक्कों पे, इत्यादि जगह, बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ है, हम लोग का शिलालेख यानी अभिलेख मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, करे क्या? बोगाजाई को, ठीक है, बोगाजाई को जो अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। बोगाजाई को अभिलेख को क्या माना जाता है जी? हम लोग मानते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख मानते हैं, यानी सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो एशिया माइनर तुर्की के बेगाजाइको में स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेगाजाइको प्राप्त स्थान से, कहाँ से? एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि भारत में सबसे प्राचीन लिपि हड़प्पा लिपि मानी जाती है। कौन लिपि मानी जाती है? हड़प्पा लिपि, किंतु इन्हें पढ़ा नहीं गया। सबसे प्राचीन लिपि हड़प्पा मानी जाती है। कौन लिपि? हड़प्पा लिपि, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। हड़प्पा जो है, मतलब भारत में विकसित हुआ था, एक बहुत ही शानदार मतलब शहर था, उसके बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे प्राचीन जो है लिपि कौन है? हड़प्पा लिपि। तो इसे पढ़ा नहीं गया है, इसे नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, इसे किसी ने नहीं पढ़ा है। अगला बात करते पॉइंट, कह रहा क्या, भारत से प्राप्त प्रमुख लिपियां। क्या? भारत से प्राप्त जो है प्रमुख लिपियां, जैसे में ब्राह्मणी, खरोष्टी, नागरी, गुप्त इत्यादि, ठीक है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं। किस लिपि में मिलते हैं जी? अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर अशोक का शिलालेख जो होता है ब्राह्मणी लिपि में ही होता है। आगे बात करेंगे अशोक से बारे में, अशोक के बारे में जीवनी, ठीक है। इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं ना, नहीं हिस्ट्री मतलब इतिहास को सब जीरो लेवल से उठा के हम लोग एकदम ऊंचे शिखर पे पहुंचाएंगे, यानी इतिहास में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मतलब इससे मतलब अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इतिहास को, इस सीरीज को स्टार्ट करके रखेंगे, और इतिहास जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक इतिहास मतलब एग्जाम में पूछने वाला लायक जब प्रश्न बचेगा, तब तक हम इतिहास को करते रहेंगे, और इसको अभी मतलब जारी रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना है, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, वो भी इतिहास के बारे में जान सके कि इतिहास क्या है, कैसे इसको अध्ययन किया जाता है, कैसे इसमें क्या प्रश्न आते हैं, इस सारी चीज के बारे में, ठीक है। जो बहुत डीपली समझेंगे, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी आपको ये बताया जाएगा इसमें सारे फैक्ट्स को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, क्या क्या भारत में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय, भारत में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिस्म को जाता है, ठीक है। जेम्स प्रिस्म जो है, उसको कब पढ़े थे? तो 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में जो है ब्राह्मणी लिपि को पढ़े थे। और सबसे पहले किसके किसके अभिलेख को पढ़े थे? तो ये ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख को, ठीक है। अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मणी लिपि में हुआ करता था, उसको सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिस्म ने पढ़े थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्राप्त से कह रहे हैं प्रथम भारतीय शासक अशोक थे, जिनका नाम शिलालेखों में मिलता है। यानी प्रथम वो ऐसे भारतीय शासक थे जिनका नाम क्या मिलता है जी? अभिलेखों में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिलालेखों में मिलता है। आगे बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है सम्राट चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है उससे क्या संबंध यात्रा मिलता है हमको, क्या जानकारी मिलता है? तो सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अल्लाह खंड। अल्लाह खंड जो है, तो चंदेलों की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। अल्लाह खंड एक ऐसी पुस्तक है जिसमें क्या होता है? चंदेलों की वीर गाथा का वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, है 1307 ईस्वी में, कब? 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अभिलेखों में खुद को सृष्टि का राजा कहा है। क्या कहा है जी? तो सृष्टि का राजा कहा है, कौन कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि सृष्टि का राजा
किसने कहा है? तो क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगला है सिक्का। ठीक है, सिक्के के बारे में बात करते हैं। जो सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्के से कैसे हम लोग को जानकारी मिलता है अपने इतिहास के बारे में, आखिर इतिहास के बारे में सिक्के से जानकारी कैसे मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी मुद्रा शास्त्र को, मुद्रा शास्त्र के जनक, ठीक है, मुद्रा शास्त्र को नहीं, यहाँ पे मुद्रा शास्त्र के, ठीक है, मुद्रा शास्त्र के जो है जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। किसको माना जाता है? जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के छिद्र वाले सिक्के थे। यानी पॉइंट दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनते हैं। तो देखिए, भारत में सबसे प्राचीन सिक्के छिद्र वाले सिक्के होते थे। पूछेगा क्या किस प्रकार के सिक्के होते थे, तो छिद्र वाले सिक्के होते थे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट कह रहे सर्वप्रथम चांदी के सिक्के मौर्य काल में चलन में आए। यानी चांदी का जो सिक्का था ना, सबसे पहले कौन चलाया था? तो मौर्य काल। ठीक है, मौर्य 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 काल में जो है, मौर्य जो मौर्य वंश के शासक थे, उन्होंने चांदी के सिक्के पहले सर्वप्रथम चलाना स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलन में आया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस वंश ने चलाया था? तो कुषाण वंश ने। कुषाण शासकों ने क्या किया था? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक मुद्रा, यानी सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा के चलाने वाला शासक जो है कौन था? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के जो शासक थे वो स्वर्ण मुद्रा चलाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण मुद्रा चलाए थे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हिंद यूनानी शासकों की मुद्राओं पर ग्रीक देवता बने होते थे। जो हिंद यूनानी जो शासक थे ना, उन लोग के रुपया जो होता था, मुद्रा जो होता था, अभी हम लोग के यहाँ पैसा होता है, तो मुद्राओं पे क्या होता था? तो ग्रीक देवता बने होते थे। यहाँ पे इसलिए मतलब मुद्रा हो गया वो लोग का। और यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मुद्रा हो गया ये, और इसमें बहुत सारे ऐसे चित्र बने थे, उस देवताओं के चित्र बना होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्कों में शासकों की कुशल नृत्य मुद्रा पाई जाती है। यानी जो है गुप्तकालीन जो सिक्का हुआ करता था, उस समय कुशल नृत्य मुद्रा पाई जाती थी। आगे बात करते हैं, अगला हम लोग साहित्यिक स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिए लोग, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्का इत्यादि बहुत सारी चीजें आता है, उस सारी चीजों को हम लोग देखे लोग। और यहाँ पे अब हम जानेंगे क्या? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत को बहुत ही विस्तार से समझेंगे, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत, इसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। करे क्या, साहित्यिक स्रोत के दो प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं? दो प्रकार। इसके साहित्यिक स्रोत के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य, और दूसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 नंबर पॉइंट ये नहीं है। ठीक है, धार्मिक साहित्य, इसको याद रखिए। यहाँ पे धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य शामिल होते हैं। धार्मिक साहित्य में क्या शामिल होता है जी? ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य शामिल होते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य आखिर होता क्या है। ब्राह्मण साहित्य जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, महाभारत, रामायण, गीता इत्यादि सब क्या है जी? तो ब्राह्मण साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा जाता था वो ब्राह्मण साहित्य बोला जाता था। ओके, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रह्मोत्तर साहित्य। ठीक है, ब्रह्मोत्तर साहित्य जो है वो है जातक, अन्य धार्मिक ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, ये सब क्या है जी? तो ये सब है ब्रह्मोत्तर साहित्य। ठीक है, इससे हमें इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जानकारी मिलता है, बहुत सारे पुस्तकों से जानकारी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण जो है ना, इसका एक टॉपिक अलग से बना के आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें सारे मतलब जितने भी विदेशी यात्री आए थे भारत में, जितने भी विदेशी यात्री आए थे, किसके शासन काल में आए थे, कब आए थे वो, ठीक है, कब आए थे, किसके शासन काल में आए थे, उन्होंने कौन पुस्तक लिखी, इन सारे चीजों का एक साथ एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, और आप वो वीडियो हमें लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में इसके मतलब विदेशी यात्रियों के विवरण से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेद के बारे में। वेद कैसा शुरू होता है? तो साहित्यिक स्रोत है। कैसा शुरू होता है जी? तो साहित्यिक स्रोत है। वेद हमारा जो साहित्यिक स्रोत है, और इसके बारे में बात करते हैं, तो वेद को 4 संख्या होती है। वेद की कितने संख्या में बांटा गया है? 4 संख्या में। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब कह रहा है क्या, वेदों का संलग्न वेद व्यास ने किया था। पहले क्या होता था कि वेद मौखिक होता था, यानी पहले लोग उसे बोल कर सुनाते थे। कहीं पे किसी गांव में गए और वहां पे बोल के इसके बारे में चर्चा किए, बताए लोगों को। तो उस समय क्या होता था, मौखिक होता था, लोग बोल के सुनाते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद वेद व्यास ने इन सारे वेदों के श्लोकों को, मंत्रों को इकट्ठा कर दिए और संलग्न कर दिए। उसी उसके बाद क्या हुआ, ये लिखित हो गया। ठीक है, लिखित रूप में देने वाला वेद व्यास थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कह रहे चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। कौन वेद है जी?
सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, यानी वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला पॉइंट के बारे में ध्यान रखिएगा कि वेदों की रचना किस मतलब भाषा में हुई है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुआ था, संस्कृत भाषा में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कह रहा है क्या, वेदों के काव्य रूप को संहिता कहते हैं। वेदों के काव्य रूप को क्या कहेंगे हम लोग, संहिता कहेंगे। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कह रहा है वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों के काव्य रूप को संहिता कहते हैं। वेद क्या संस्कृत भाषा में मतलब लिखा गया है, ठीक है, वेद की संस्कृत भाषा में रचना हुआ है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। और अब वेद को संकलन करने का श्रेय किसको जाता है जी, तो वेद व्यास हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा पॉइंट को। आगे बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है इनमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, यानी तथा 10,001 600 क्या है, ऋचा यानी मंत्र है। ऋचा यानी मंत्र है कितना, तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,600 ऋचा यानी मंत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है क्या, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें तो ऋग्वेद में क्या किया गया है जी, तो देवताओं की स्तुति किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहे इसमें सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन है। इसमें सप्त सिंधु क्षेत्र का क्या मिलता है हम लोग को, वर्णन मिलता है। किस वेद में, ऋग्वेद में, ठीक है। आगे बात करेंगे, इनमें गायत्री मंत्र शामिल है, यानी ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र शामिल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनमें उल्लेख है कि युद्ध से पूर्व राजा को राजस्व यज्ञ कराना होता है। किसमें बताया गया है, तो ऋग्वेद में बताया गया है। किस वेद में बताया गया है जी, तो ऋग्वेद में बताया गया है कि जो युद्ध से पूर्व राजा को क्या कराना होता था, तो राजस्व यज्ञ कराना होता था। आगे अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कह रहे क्या, सबसे प्राचीन मंत्र, इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। कह रहे सबसे प्राचीन मंत्र, कह रहे अग्नि मिले पुरोहित। अग्नि मूल्य पुरोहित इसमें है, मतलब किसमें है, तो ऋग्वेद में है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन मंत्र किसे माना जाता है, अग्नि मिले पुरोहित। अगला बात करते हैं पॉइंट के बारे में, कह रहा है इनमें वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के बताया गया है। कितने प्रकार का बताया गया है, तो ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था को 4 प्रकार से बताया गया है। वर्ण व्यवस्था को 4 प्रकार से बताया गया है, कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ण थे, जो हम इसी के आधार पर हम लोग का जाति का कष्ट हुए, मतलब क्या हुआ, विभाजन हुआ करता था। ये 4 वर्ण थे। बताया जाता है ऐसे क्या, कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वेद, जो ब्राह्मण जो क्या है, ब्राह्मण वर्ण है, जो ब्राह्मण वर्ण है, ये ब्राह्मण जी के क्या हुआ था, मुख से निकला था। क्षत्रिय जो है क्या निकला था, भुजा से निकला था। वैश्य जो है जांग से उत्पत्ति हुआ था। और क्षुद्र का उत्पत्ति पैर से हुआ था। इसलिए क्षुद्र को क्या होता था कि पहले जमाने में क्षुद्र को अलग रखा जाता था। और क्षुद्र को कहीं मतलब अलग, मतलब उसे छूना मतलब बिल्कुल मतलब गलत माना जाता था उस समय। क्षुद्र कहीं दिखे तो अब उधर तो लोग जाएंगे नहीं, और कुछ छू दिया तो उस चीज को छुएंगे नहीं, यानी क्षुद्र से मतलब छुआ छूत उस समय बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्षुद्र। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद में एकमात्र महिला ऋषि घोगा का नाम आता है। यानी ऋषि घोगा घोषा का नाम क्या आता है जी, ऋग्वेद में पहली महिला का नाम क्या आता है, ऋषि घोषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बात बारे में बात करेंगे, कह रहे हैं यजुर्वेद। क्या कह रहा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर का अर्थ होता है क्या, यज्ञ। यानी इसमें क्या होगा, हम लोग को क्या मिलेगा जानकारी, तो यज्ञ संबंधित बारे में, कहाँ कौन यज्ञ हुआ था, कैसे यज्ञ होता है, कैसे कर्म कांड होते हैं, इनमें कर्म कांड संबंधित मंत्र मिलते हैं, ठीक है। इनमें कह रहा है क्या, इनमें यज्ञों यज्ञों में प्रमुख होने वाले मंत्रों का संलग्न भी है। यानी यज्ञों में क्या होने वाला, प्रमुख होने वाला है। यानी जब इसमें यज्ञ ही कहा जाता है इसको, तो इसमें मतलब यज्ञ में होने वाला मंत्र भी इसमें होगा, ठीक है। कह रहे क्या, यह 2 भागों में रखा गया है। यजुर्वेद को कितने भागों में रखा गया है, 2 भागों में। पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल के यजुर्वेद पहला हो गया, दूसरा हो गया क्या, कृष्ण यजुर्वेद। बात करते हैं यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, तो यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता भी कहा जाता है। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या रहे, मतलब यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता भी कहा जाता है। इस वेद के पुरोहितों को अधयुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, अधयुग कहा जाता है। जो ऋग्वेद को सॉरी जो यजुर्वेद को जानकारी प्राप्त कर लिया, यजुर्वेद की जानकारी प्राप्त कर लिया, उसमें महारत हासिल कर लिया, उसे अर्धयुग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अर्धयुग कहा जाता था। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला जो वेद आता है निकल के, वो है सामवेद, ठीक है। क्या उन वेद, तो सामवेद। सामवेद में देखिए क्या है, इनमें सम का अर्थ होता है गान। सम का अर्थ क्या होता है जी, तो गान होता है, यानी गाना। सामवेद में गाना से संबंधित है, ठीक है। फिर इनमें ऋग्वेद के 75 मंत्र को गान मंत्र के रूप में गाया गया है। यानी इनमें ऋग्वेद में जो 75 मंत्र है ना, उसको क्या चीज में गाया गया है जी, गान, गान मंत्र में गाया है। इसमें बताया गया कि सामवेद में, ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्या चीज माना जाता है, भारतीय संगीत के जनक किसे माना जाता है,
सामवेद को माना जाता है, ठीक है? क्योंकि जो सॉन्ग वगैरह हम सुनते हैं आज, गाना वगैरह सुनते हैं, वो सब सामवेद के ही कारण बनते हैं, ठीक है? कह रहे क्या? यह सूर्य देव को समर्पित है। सामवेद किसको समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहे श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों का सामवेद कहा है। वेदों का क्या कहा है जी? सामवेद कहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कहेगा क्या? कि श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को क्या कहा है? तो वेदों का सामवेद कहा है, ठीक है? अगला पॉइंट बात करते हैं अगला सामवेद के बारे में बाद में, यहाँ पे अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। कह रहे इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। किस यहाँ पे जो अथर्ववेद की सबसे प्रथम किसका स्थापना हुआ था? ऋग्वेद के, ठीक है? यानी यजुर्वेद के सॉरी अथर्ववेद की स्थापना सबसे बाद में हुआ था। इससे त्रयी शामिल नहीं किया गया, यानी त्रयी में शामिल नहीं किया गया। इससे त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल बातों को ध्यान रखिएगा। कह रहे अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना संबंधित जानकारी है। इसको रचा कौन था? जैसे में ऋग्वेद को कौन रचा था जी? तो वेद व्यास रचे थे, ठीक है? अथर्ववेद को कौन रचा था? तो अथर्व ऋषि, यानी अथर्व ऋषि जो है इसको संकलित किए थे, इसको संग्रहित किए थे, इसको लिखे थे, इसको रचे थे, और इन्हीं के नाम पे अथर्ववेद नाम पड़ गया। यहाँ पे वेदों का उपवेद अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस वेद के पुरोहितों को ब्राह्मण कहा जाता था। इस वेद के जो पुरोहित होते थे ना, जो इसके पढ़ाते थे, जो इसको सिखाते थे, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति के दो पुत्रीय वत्स कहा गया है। यानी अथर्ववेद में सभा समिति को क्या कहा गया है जी? प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। इस बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आगे इस सारे सीरीज को स्टार्ट करके रखेंगे। अगले मतलब जो क्या है अगले वीडियो में बात करेंगे आगे, इससे आगे, ठीक है? कि कैसे हम लोग मतलब अभी पढ़े थे लोग, क्या पढ़े थे लोग जी? तो पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़े थे लोग वेद, सॉरी सॉरी साहित्यिक स्रोत में वेद पढ़े थे लोग। वेद के बाद उसके बाद यानी सारे चीजों को, जितना भी चीजें हैं उन सारे चीजों को कवर करते चलेंगे, मतलब क्लियर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है? चलिए यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं। हम यहाँ पे आपको बता दें कि कैसे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको जाना होगा गूगल पे। कहाँ जाना होगा जी? गूगल पे। गूगल निकाल लेते, ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और एक मिनट, यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको नया होम पेज निकालना होगा। आप मोबाइल में या लैपटॉप पे या पीसी में किसी में खोल सकते हैं। यहाँ पे सर्च करना होगा आपको सीजीएल फैक्ट, सीजीएल फैक्ट स्टेटस, STATUS, इससे लिखते ही आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा वो इसी चैनल के नाम से आएगा। यहाँ पे सीजीएल फैक्ट स्टेटस, इसी पे सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे चीजें मिल जाएगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल लेके लिंक भी है, यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल का है, यानी आप यहाँ से जाके हमारे सारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये दिया है इतिहास, ठीक है? यहाँ पे थंबनेल आपको मिल जाएगा, यही वीडियो का थंबनेल यही है, इतने यानी प्राचीन इतिहास के टॉपिक को, इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, इसको स्टार्ट कर देंगे और इससे सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे? टेस्ट देंगे, कह रहा फ्री ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है? आगे यहाँ पे देखिए कह रहा कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्राचीन भारतीय इतिहास, एशियंट हिस्ट्री, इसमें बताया गया आपको, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं आराम से कि कैसे आपको मतलब इतिहास के प्रश्न कराए जाएंगे, इतिहास के प्रश्न करने से क्या फायदे हैं, क्यूज के लगाने से क्या फायदे हैं, आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कैसे क्यों मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। उसके बाद यहाँ पे आइएगा आप, कह रहे वह क्या है, मतलब मोबाइल फिर मतलब ये सब सारी चीजों को बताया गया कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी टेस्ट दे पर स्कोर पे क्लिक कीजिए, यानी अभी टेस्ट दे और स्कोर जाने इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया विंडो जो ओपन होगा, उसमें जाके आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? उससे नीचे आइएगा तो यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्राचीन इतिहास, 50 प्रश्न टोटल है, जो हम अभी वीडियो में डिस्कस किए, जो अभी थ्योरी क्लास हुआ था उस सारे वो सारे क्लास से यहाँ पे मॉक टेस्ट बना के दिया गया है आपको। इसमें आपको टिक लगाना है, जैसे में इतिहास शब्द किससे बना है, तो इति जोड़ हा जोड़ आ से, इससे अभी पढ़े थे लोग, इसको टिक लगाते जाइएगा यहाँ पे। इसमें देखते हैं इसका जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है, मानिए इसको गलती लगा देते हैं, ग्रीक शब्द यानी फार्स लगा देते हैं। और इसके बाद ऐसे करते करते आप पूरे 50 प्रश्नों को जब टिक कर पाएंगे, जब टिक लगा लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे क्या करिएगा, उसके बाद से नीचे जाइएगा, तो नीचे यहाँ पे सबमिट बटन आएगा। सबमिट बटन में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका स्कोर बता देगा कि आप पूरे टोटल 100 प्रश्न में से 49 प्रश्न, देखिए आप 49 प्रश्न है, 49 प्रश्न में से टोटल कितने प्रश्न आप कर पाए हैं, कितने प्रश्न को सही किया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अब उसके बाद हमको आपको जानना है क्या, कि हमारा सही उत्तर कौन कौन थे और कौन कौन गलत उत्तर था। इसके बारे में यहाँ पे व्यू सोल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा, तो नीचे देखिए सही उत्तर को, गलत और उत्तर यहाँ पे दिखाया गया। इतिहास के जनक अभी सही मारे थे लोग, यहाँ पे हेरोडोटस, यहाँ पे देखिए अभी हम गलत मारे थे फारस, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर होगा? ग्रीक, ठीक है? यानी हम गलत आंसर दिए थे तो रेड से हाईलाइट हो गया है, और सही उत्तर को आपने से क्या कर दिया है? तो ब्लू से कर दिया है, यानी ग्रीन से कर दिया है। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लास 10 के आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का या किसी में सोशल साइंस, करंट अफेयर, जीके, मॉडल पेपर, रीजनिंग रीजनिंग का भी यहाँ पे पढ़ाई होता है, ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप जाके उसको मतलब देख सकते हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।